बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना को लेकर आदिवासी समाज हुआ आक्रोशित। राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विधायक प्रतिनिधि के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग। बरबेली रोड आंवलाझरी चौक पानी टंकी के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 मोटरसाइकिल की हुई भिड़ंत, एक गंभीर रूप से घायल हुए युवक की हुई मौत। बुधवार की अलसुबह भमोड़ी के शंकर घाट में मिला 70 वर्षीय वृद्ध का शव मिलने की जानकारी लगते ही ग्रामीणों की लगी भीड़। गोंगली निवासी लखन बनोटो के रूप में की गई शव की शिनाख्त। बैयर के सनसनीखेज लड़की के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 1 लाख रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। जनरल स्टोर्स के सामने बच्चिया के द्वारा गोबर करने से गुस्साए स्टोर के मालिक ने डंडे से मारकर बच्चिया को उतारा मौत के घाट। जनरल स्टोर्स के मालिक के विरुद्ध दर्ज किया गया अपराध। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश। समान नागरिक संहिता का आदिवासी समाज ने किया विरोध। कहा आदिवासी समाज की परंपराओं पर पड़ेगा इसका असर। सीधी में विधायक प्रतिनिधि के द्वारा आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाली शर्मनाक घटना सामने आई, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन फिर भी बालाघाट जिले में आदिवासी समाज के द्वारा सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया व महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया व दंडात्मक कार्रवाई करने की भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपने आए आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में आदिवासियों पर सबसे अधिक अत्याचार और शोषण हो रहे हैं। ऐसी घटना सीधी जिले में गठित की गई, जिसमें विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने मानवता की सभी हदें पार करते हुए एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया। आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने का यह वीडियो भी बनाकर वायरल किया गया। प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के द्वारा इंसानियत को शर्मसार करने वाला कृत्य किया गया है, जो सरासर गलत है व असंवैधानिक है। आदिवासी पर हमेशा से ही मध्य प्रदेश सरकार अत्याचार करते आ रही है। कम पढ़े लिखे वह आदिवासी होने के चलते ऐसा घृणा कृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश आदिवासी समुदाय में ऐसी घटना कार्य करने वाले विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला के खिलाफ रोष व्याप्त है और आदिवासी समुदाय में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आदिवासी समाज के द्वारा प्रवेश शुक्ला को फांसी फिर कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने की भी मांग की गई और तत्काल ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने की भी मांग की गई है। घटना घटी सीधी जिले में, जो प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति जिसने एक आदिवासी लड़के के ऊपर पेशाब करा है, उस संबंध में हम यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए थे। और ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, यानी इंसानियत यानी मानवता को शर्मसार करने वाली है। तो ये यानी हम चाहते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मुझे पता चला है कि उस लड़के के ऊपर दबाव डाला गया है और उससे लिखवाया गया है कि मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, इस टाइप से लिखवाया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी लगी कि सीधी में एक घटना घटी है। एक आदिवासी पुरुष है, उसको एक प्रवेश शुक्ला करके जो बीजेपी का कार्यकर्ता है और वहाँ के जो विधायक हैं उनके वो मीन्स करीबी हैं, जिन्होंने उस आदिवासी जो पुरुष है उसके ऊपर पेशाब किया है। और ये सोशल मीडिया में निरंतर अभी सब चल रहा है और इसका मध्य प्रदेश में पूरा आदिवासी समाज घोर विरोध कर रहा है। और जिसके माध्यम से हम आज कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और हमने ज्ञापन यहाँ पे सौंपा है। भरवेली रोड आंवलाझरी चौक पानी टंकी के पास सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल युवक रोहित पिता आशाराम मड़ा में 24 वर्ष की मौत हो गई। इस दुर्घटना में घायल युवक रूपेश पिता शंकरलाल मोहारे 27 वर्ष को नगर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। दोनों युवक ग्राम आंवलाझरी थाना भरवेली निवासी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहित और रूपेश दोनों दोस्त थे। सोमवार की रात्रि में रूपेश और रोहित दोनों ही मोटरसाइकिल में बालाघाट किसी काम से आए थे, जिन्होंने रात्रि में बालाघाट में बिरयानी भी खाकर दोनों दोस्त मोटरसाइकिल में बालाघाट से अपने घर आंवलाझरी जाने निकले थे। तभी भरवेली रोड आंवलाझरी चौक पानी टंकी के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल इनकी मोटरसाइकिल से पीछे से ठोस मारकर फरार हो गई। यह दुर्घटना रात्रि करीब 12 बजे के करीब हुई। मोटरसाइकिल की ठोकर से दोनों युवक रोहित और रूपेश मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। रोहित की जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। घायल रूपेश को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु उसके परिजन नगर के प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती किया है। दूसरे दिन मंगलवार को जिला अस्पताल पुलिस चौकी के स्टाफ ने रोहित की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना भरवेली भिजवा दी है। चांगोटोला में एक जनरल स्टोर्स के सामने गाय की बच्चिया के द्वारा गोबर करने से गुस्साए जनरल स्टोर्स के मालिक ने 3 माह की बच्चिया को डंडे से मारपीट कर दिया, जिससे बच्चिया की मौत हो गई। बीती रात हुई इस घटना से बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उनके द्वारा की गई शिकायत पर चांगोटोला पुलिस ने जनरल स्टोर्स के मालिक नीलम नामदेव के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। बच्चिया की मौत हो जाने के बाद बजरंग दल का आक्रोश को देखते हुए नीलम नामदेव फरार हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चांगोटोला के नीलम नामदेव की जनरल स्टोर्स की दुकान है। बताया गया कि चांगोटोला में 3 माह की बच्ची अपनी मां के साथ घूमते रहती थी। 4 जुलाई की रात 9:30 बजे करीब इस 3 माह की बच्चिया ने नीलम नामदेव के जनरल स्टोर्स के सामने गोबर कर दिया था, जिससे नीलम नामदेव गुस्सा हो गए और उसने इस बच्चिया को डंडे से मार दिया, जिससे इस बच्चिया की मौत हो गई। 5 जुलाई को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नीलम नामदेव के द्वारा की गई हरकत के संबंध में पता चला। तब बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। थाना प्रभारी रंजीत सिंह रघुवंशी को हालात को समझते हुए उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ता ब्रजेश तिवारी के द्वारा की गई शिकायत पर जनरल स्टोर्स के मालिक नीलम नामदेव के विरुद्ध धारा 429 के तहत अपराध दर्ज किया। मृत बच्चिया का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। बताया गया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा आक्रोश व्यक्त करने के दौरान नीलम नामदेव फरार हो गया। वहीं उनकी पत्नी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने भी धमकी दी है कि अगर यदि उनके पति को कुछ हो जाता है तो वह भी आत्महत्या कर लेगी। हालांकि नीलम नामदेव के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के बाद से माहौल शांत है। चांगोटोला पुलिस नीलम नामदेव की तलाश कर रही है। बैयर क्षेत्र के दुष्कर्म और हत्या के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी मूलचंद पिता प्रेम सिंह बरखेड़े ग्राम झुलुप निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह घटना सन 2019 में हुई थी। इस आरोपी ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये लड़की अपने पिता व बहनों के साथ में रहती थी और मजदूरी करती थी। 5 मई 2019 को यह लड़की अपने पड़ोस की महिलाओं और लड़कियों के साथ गांव के पास स्थित जंगल में तेंदुपत्ता एकत्रित करने के लिए गई थी। जंगल में पहुंचकर सभी लोग अलग अलग होकर तेंदुपत्ता तोड़कर इकट्ठा कर रहे थे। उसी दिन गांव की महिलाएं और अन्य लड़कियां तेंदुपत्ता लेकर घर वापस आ गई, किंतु शाम 7 बजे तक यह लड़की घर वापस नहीं आई। तब परिवार वालों ने गांव वालों के सहयोग से रात 1 बजे तक लड़की की तलाश की, किंतु लड़की नहीं मिली। दूसरे दिन सुबह परिवार और गांव के लोग लड़की की तलाश करने के लिए जंगल गए। तब एक कुकू के पेड़ के नीचे लड़की की निवस्त्र लाश पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। गले में दुपट्टा का फंदा लगा हुआ था। गाँव के सरपंच ने 100 नंबर को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही बैयर पुलिस मौके पर आई। लड़की की लाश मौके से बरामद कर पोस्टमार्टम करवाया गया। इस मामले में जांच पड़ताल के दौरान मृतक लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि घटना दिनांक को शव प्राप्त स्थल से कुछ दूर पर ही गांव का मूलचंद बकरियां चरा रहा था और वह शराब पिए हुए था। लड़की के पिता के द्वारा मूलचंद पर संदेह व्यक्त करते हुए देहाती नॉलेज दर्ज कराए गए थे। मूलचंद को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने घटना दिनांक को इस लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करना कबूल किया। इसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना और अनुसंधान के उपरांत धारा 302, 376 व 376 का भारतीय दंड विधान का अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी मूलचंद के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने पर सफल रहा।
जिसमें परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी मूलचंद बरखेड़े को लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए उसे धारा 302 के तहत अपराध में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 376 व 376 क के तहत अपराध में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला ऐसा था, ये मामला ग्राम झुलुक का था। इसमें पीड़िता जो थी वो जंगल तेंदुपत्ता के लिए से गई हुई थी। जब वो वापस नहीं आई तब उसके पिता ने उसके गुम होने की रिपोर्ट थाने में किया था। बाद में पता चला था कि जो आरोपी मूलचंद है ये जंगल में गाय चराने गया हुआ था और शराब के नशे में उसने आरोपी के साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी ऋतुराज कुंवर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई है। 5 जुलाई की अल सुबह भमोड़ी में शंकर घाट में उस वक्त ग्रामीणों का हुजूम नदी के किनारे लग गया जब गोंगले निवासी एक वृद्ध का नदी में पानी में बहता हुआ शव ग्रामीण को दिखाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि गोंगले निवासी वृद्ध लखन पिता सूरजलाल बनोटे उम्र 70 वर्ष 4 जुलाई से अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया था। परिजन खेती के काम से धान का पौधा रोपण करने के लिए सभी खेत गए हुए थे। बच्चे भी पढ़ाई करने स्कूल गए हुए थे। जब शाम को परिजन के द्वारा घर में आकर देखा गया तो लखनलाल घर में दिखाई नहीं दिए। जब परिजनों के द्वारा लखनलाल के घर पर नहीं मिलने पर आसपास के क्षेत्र में पतासाजी की गई। वहीं देर रात तक रिश्तेदारों से भी लखनलाल के आने जाने की जानकारी ली गई, किंतु किसी के भी द्वारा लखनलाल को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। रात अधिक होने के कारण सभी परिजन सुबह होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह 5 जुलाई को किसी व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि लखनलाल की चप्पल नदी किनारे पड़ी हुई थी, तब सभी के द्वारा जाकर देखा गया तो लखनलाल का शव भमोड़ी के शंकर घाट में नदी में पानी में बहता हुआ जा रहा था, जिस पर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। परिजनों के द्वारा यह भी बताया गया कि लखनलाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह बिना बताए ही इधर उधर चले जाते थे। उसी तरह 4 जुलाई को भी घर से बाहर निकल गए, किंतु सभी काम में होने की वजह से लखनलाल पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह गुम होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में भी दर्ज करवाई गई थी। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले को संज्ञान में लिया है। घटना ऐसी है कि सुबह 10:30 बजे निकले, बाकी 10:30 बजे निकलने के बाद फिर हम लोग क्या है घर निकल गए, खेत निकल गए। हाँ। परल चालू था तो परल लगाने चले गए। हाँ। उसके बाद फिर हम लोग आए तो सिस्टर वगैरह थे वो भी तो कॉलेज वाले चले गए। उसके बाद फिर हम लोग 5 बजे रिटर्न घर आए। उसके बाद फिर दादाजी को देखे तो फिर दादाजी घर पे दिखे नहीं। फिर उसके बाद फिर रिश्तेदारों पे कॉल किए, फिर आस पड़ोस पे कॉल किए, इधर उधर पता किए। उसके बाद फिर क्या रात क्या काफ़ी हो चुकी थी, 10-11 बज चुका था। हाँ। फिर रिटर्न घर चले गए। फिर सुबह घूमते घूमते आए इधर नदी की तरफ से। हाँ। उनकी चप्पल दिखी। अच्छा। चप्पल से देखते ही फिर इधर से किनारे देखते हुए नदी आया तो फिर इधर लाश शंकर घाट पे वो मिला। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बल्लारपुर में 33 ग्रामों के किसानों की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। आयोजित बैठक में किसानों ने कहा कि खरीफ सीजन में धान की फसल लगने वाली है, परंतु नहर का सीमेंटीकरण लाइनिंग कार्य अधूरा कर ठेकेदार ने निर्माण कार्य बंद कर दिया है। नहर को भी नीचे से बने डीसी को भी तोड़ दिया गया। अगर सराठी जलाशय माइनर नहर में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है तो वह खेतों तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे हजारों हेक्टेयर खेतों में लगने वाली धान की फसल प्रभावित हो जाएगी और निर्माण कार्य भी गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जाए, जिससे निर्माण एजेंसी के प्रति आक्रोश व्याप्त है। क्या समस्या रही नहर को लेकर? नहर जो है पूरी जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई है। जो ठेकेदार जो काम करवा रहे हैं ये बहुत गलत काम करवा रहे हैं। कोई काम में उनका ढंग नहीं है। जो क्लियर होते चलना चाहिए था
वो नहीं करा रहे, आगे आगे बढ़ रहे हैं और पीछे डैमेज पड़ा है। इसलिए किसानों की हालत बहुत गंभीर है। अगर ऐसी स्थिति में अगर नहरें नहीं बनी तो हम किसान क्या करेंगे, कैसे फसल पकेगी, यही हमारी समस्या है। इसलिए हम ठेकेदार से हमारे यही है कि तत्काल इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करके हमारे खेतों में, किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का कष्ट करें। कब से काम चल का जो काम चल रहा है और इन लोगों ने जो मेन फाल तोड़ा है, हाँ जी, उसमें किसानों को सिंचाई में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं और चने की फसल तो इनने डैमेज कर दिए। आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो खरीफ की जो धान की फसल लगाई जाएगी उसका भी मतलब पैदा हो पाएगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। तो क्या लग रहा है इसके पीछे आपको? इसके पीछे ये है कि ये हमको वैकल्पिक व्यवस्था करके दें, हमारे खेतों में पानी पहुँचे ताकि किसान उससे संतुष्ट रहे। कम से कम 30 गांव 40 गांव के किसान सवेरे से ही कल से रेस्ट हाउस में मीटिंग थी किसानों की, और उन्होंने निर्णय लिया था कि आज नहर का स्थल निरीक्षण किया जाए। तो आज किसानों के माध्यम से हम निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें इतनी बदतर हालत है किसानों के लिए, बड़ा सरदर्द का विषय। जो ठेकेदार काम करा रहा है वो ठेकेदार के लिए सबसे पहले लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। इतना घटिया काम करा रहा है। जिस जगह पे हम खड़े हैं नीचे से नाले का पानी जाएगा, ऊपर से नहर का पानी जाएगा। तो अभी जो व्यवस्था दिख रही है तो पूरा हमारा नहर का पानी नाले में जाएगा, किसानों खेत में जाएगा ही नहीं जहाँ हम खड़े हैं जिस जगह पे। तो और अभी 3-4 केनाल जो देखे हैं, बकोड़ा के माइनर भी देखे, वहाँ भी बिल्कुल घटिया काम है कि वहाँ किसानों के खेत में पानी बिल्कुल नहीं पहुँच सकता। और शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि ठेकेदार तत्काल व्यवस्था करा के दे कि किसानों के बरसात का पानी चल जाए और अपनी फसल पैदा कर ले। जैसे किसानों के खेत में धान पैदा और नहीं होगी, किसानों की खेती पे ही निर्भर है हमारे किसान। और जब धान ही पैदा नहीं होगी तो कैसी दिवाली मनाएगा किसान हमारा, कैसे बच्चों के लिए कपड़े लेगा, कैसे ये घरेलू व्यवस्था करेगा। जब बहुत बड़ी समस्या है। पर हम चाहते हैं सम्मानित ठेकेदार महोदय जी से कि वो हमारी तत्काल व्यवस्था करा दे, कि टेम्परी व्यवस्था कर दे। टेम्परी मशीन के माध्यम से काम क्या नहीं हो सकता। अगर उनकी नीयत बिल्कुल पारदर्शिता से काम करेगा तो बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, टेम्परी व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे किसान के खेत में पानी जाएगा तो किसान खेती पकाएगा। काफ़ी 20 साल पुरानी समस्या है। टेकाड़ी तालाब का जीर्णोद्धार तो हुआ लेकिन कैनाल काफ़ी विकृत परिस्थिति में थी, जिससे हमारे किसानों के खेतों में सिंचाई नहीं हो पाती थी। हमने शासन से मांग किया, 27 करोड़ रुपए इसमें सैंक्शन हुए, टेंडर लगे। टेंडर के पूर्व में जो खरीफ रबी का सीज़न था उस समय हम लोगों ने, सभी किसानों ने हमने मांग किया था कि गेहूं की सिंचाई हो जाएगी, उसके बाद नहर के काम होंगे, ऐसा हम लोगों का मानना था। और हम सब किसानों ने मिलके प्रशासन से बात की मांग भी किया था, विभाग से भी मांग किया था। लेकिन विभाग का कहना था कि टेंडर होंगे, नहर गीली रहेगी, काम नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको अभी गेहूं के सीज़न में हम लोग पानी नहीं दे पाएंगे। हम उस बात को स्वीकार कर लिए सभी किसानों ने। लेकिन आज जो विषम परिस्थिति है, जो ठेकेदार है उसने जो यहाँ काम स्टार्ट किया तो जीरो से काम स्टार्ट किया, जबकि स्थिति ये थी कि जितने डैमेज पोर्शन थे उस जगह उन लोगों ने पहले उन लोगों का उस स्थान का निर्माण करना था, चाहे वो डीसी का हो, फाल का हो, जो भी परिस्थितियाँ हों। और उसके दोनों साइड 100-100 मीटर यदि लाइनिंग का काम हो जाता तो आज हम लोग इतने लोग यहाँ इकट्ठे नहीं होते। लालबरा नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग स्थित मजार के पास मोड़ाई पर विद्युत वितरण केंद्र अमोली व अन्य स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। स्पीड ब्रेकर बनने के बाद ब्रेकर स्थल पर कलर, रेडियम व पेंट नहीं किया गया, जिसके कारण मार्ग से तेज गति से चौपहिया, दोपहिया वाहन तेज गति से गुजर रहे हैं व आने जाने वाले लोगों को दूर से स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देता। और सबसे अधिक रात्रि के समय में परेशानी होती है और आए दिन स्पीड ब्रेकर स्थल पर वाहन अनियंत्रित होने से लोग गिरकर घायल भी हो रहे हैं, जिससे राहगीरों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग खराब होने के साथ ही जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे, जिसके कारण आवागमन करने वालों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उक्त समस्या से क्षेत्रीय जन व राहगीरों को राहत प्रदान करने की मंशा से एमपीआरडीसी विभाग के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से कंजई से लेकर गर्रा तक सड़क का डामरीकरण मरम्मत कार्य किया गया। सड़क का मरम्मत कार्य के दौरान जागरूक नागरिकों ने नगर मुख्यालय के हाईवे मार्ग स्थित मजार के पास श्रीनिवास मेडिकल, बस स्टैंड व अन्य चौक चौराहों में स्पीड ब्रेकर की मांग की थी, जिस पर अन्य सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा मजार के पास उसके आगे 2 स्थान पर स्पीड ब्रेकर बनाया गया, परंतु स्पीड ब्रेकर होने का कोई संकेतक बोर्ड व स्पीड ब्रेकर स्थल पर रेडियम का पेंट नहीं लगाया गया।
इस कारण तेज गति से आने वाले वाहन चालकों को दूर से स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देने के कारण वाहन अनियंत्रित होने से हादसे घटित हो रहे हैं और लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही भैया, आए दिन लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। ये ब्रेकर में दिखता नहीं है इस तरीके से, दूर से दिखता नहीं है, रात में तो और नहीं दिखता। अतः प्रशासन से निवेदन है कि उसमें पेंट किया जाए और 1-2 साइन बोर्ड लगाया जाए ताकि आने जाने वाले राहगीरों को दिखे यहाँ पे। जो अब यहाँ पर परेशानी आए दिन यातायात अवरुद्ध होता है और एक उपाध्याय के बाजू में वहाँ पर भी एक गतिरोध होना चाहिए, वहाँ ब्रेकर बनना चाहिए। हाँ, वहाँ भी ब्रेकर बनना चाहिए। अच्छा, ये जो ब्रेकर बनाया गया है तो ये दूर से दिखाई देता है कि नहीं देता दिखाई, भाई मोड़ में है। कुछ रेडियम वगैरह पेंट वगैरह कुछ करे हैं? कुछ नहीं करे, अंधेरा है, बिल्कुल राइट बात बोल रहे हो। निश्चित लगा के रख। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। इस मामले को लेकर देश भर में चर्चाओं का दौर शुरू है। इसी बीच समान नागरिक संहिता को लेकर आदिवासी समुदाय बहुत ज्यादा चिंतित है और आदिवासी समाज ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया है। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने इस मामले में खुलकर चर्चा करते हुए कहा कि यूसीसी न सिर्फ आदिवासी वर्ग बल्कि एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि आदिवासी समाज की अलग पहचान है, परंपरा व संस्कृति है, जल, जंगल व जमीन पर आधारित है, उसे बचाए हुए है, विवाह से लेकर तमाम तरह के संस्कार है। लेकिन यूसीसी के लागू होने से उनके इन संस्कार व परंपरा पर असर होगा और संभव है कि वर्तमान में मनुवादी विचारधारा को उन पर थोप दिया जाएगा। जैसे कि वे मूर्ति पूजन नहीं करते, पर इस कानून के लागू होने पर उन्हें मूर्ति पूजन के लिए बाध्य कर देंगे। कई परंपरा को मानने से रोक दिया जाएगा। वाराणसी में एक 70 वर्षीय वृद्ध का संदिग्ध अवस्था में उसके घर के पीछे बने कुएं में शव बरामद हुआ है। यह घटना 5 जुलाई की दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। रामबली पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक का नाम राजाराम सिल्ले है, जो खेती किसानी का कार्य करता था। वहीं जो ग्राम सिंगोड़ी का निवासी था। पुलिस ने कुएं से शव निकालकर पोस्टमार्टम कर पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि राजाराम सिल्ले बुजुर्ग होने के बाद खेती किसानी कार्य पर पूरा ध्यान देते थे। वहीं परिवार में कोई भी आर्थिक परेशानी नहीं थी, मगर राजाराम सिल्ले कुछ वर्षों से लकवा व आंखों से कम दिखाने के रोग से ग्रसित थे। आंखों से कम दिखने के रोग से ग्रसित थे। यही वजह मानी जा रही है कि शायद धोखे से वह कुएं में गिर गए होंगे। हम रामपली गए थे शंभू के काम से, वहाँ पे पैसे उसे निकाले। उसके बाद में बेटा बेटी के लिए कोई है उसके पास में गए बुक्स के लिए। उनकी बेटी 9वीं में गई, हमारी बेटी 8वीं में गई। तो हमने बोले भैया बुक मिल जाएगी क्या? तो बोले शाम को फ़ोन करके बताएंगे। हम वहाँ 10-20 मिनट बैठे भैया। उसके बाद में वहाँ से आए और कटन टोले में वो फेंकन माँ हैं, उनके यहाँ बैठे। अब 5 मिनट वो माँ बोलती चाय बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ। हमने बोले नहीं माँ, दादा घर में है, हम बच्चे लोग भी स्कूल गए, हम ज़्यादा देर के लिए नहीं आते इधर बाहर, ऐसा बोले सर। फिर वहाँ से आए यहाँ पे रोड के ऊपर में अपने वो विलास गजबी है, वो बोलता है भैया, बोलता है गुटखा खिलावना, बोलता है तो उसको और गुटखा खिलाए। फिर अपन घर पे आए भैया और वहाँ हमने बोले दरवाज़ा खोलो दादाजी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो दरवाज़ा खोले नहीं। फिर खिड़की को झाँक के देखे हमारे यहाँ बिट्टू के पापा ने। तो फिर बोलते बाबू तो इधर भी नहीं है नमिता। तो फिर वो उधर से दौड़ते आए तो बोलते बाबू तो संडास में भी नहीं है, इधर भी नहीं है, अरे दरवाज़ा खुला था। भैया क्या नाम लिखते हैं? विलास गजबी है। गजबी भैया ये बताएं, विलास गजबी है। हाँ जी। गजबी भैया ये बताएं कैसा क्या घटनाक्रम हुआ है? भैया हम लोग घर पे नहीं थे, हम घर पे ही थे। मतलब उनकी मिसेस और उनका लड़का, उनके बच्चे दोनों स्कूल गए हुए थे, है ना। वो लोग गए थे समूह के इससे काम से पैसे निकालने, जो समूह वाला कार्य होता है। पैसे निकाल करके उन लोगों ने लाए, मेरे को गुटखा भी खिलाया उन लोगों ने। ऐसा भी नहीं करके रोक करके यहीं पर ही तो बोले घर को, मतलब बोले अपने बहू को भेजो। भाई लगता है मेरा गाँव के हिसाब से, मैं छोटा हूँ उनसे, तो बहू लगती है उनकी। तो बोले बहू को भेजो, उनको भेजा। उतने में उसका फ़ोन आ गया तुरंत पट से कि बोले फलानी ऐसी बात हो गई, घटना हो गई है कि कुएं मेरे पिताजी गिरी हुई है कहीं। भैया गजबी भैया ये बताएं कि कहीं कोई बीमारी से ग्रस्त है क्या वो? हाँ, बीमार तो थे ही पहले से ही। उम्र क्या होगी उनकी? 70 वर्ष। 70 वर्ष। और कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त? नहीं। अब देखो बीमारी होगी तो हमको तो मालूम नहीं है, मतलब उनका जाता नहीं ना, कुछ नहीं कैसा मालूम होगा। मिल जाते रोड पे, बात कर लेते, हर चीज़ कर लेते, काम खत्म हो जाता है।
वाराणसी न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना करने के मामले में आरोपी गुलाम खां को 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 फरवरी 2018 को पवन कुमार पिता रामकृष्ण ठाकरे निवासी भांडामुरी का उसके मामा ससुर की 13वीं की रोटी में उसके परिवार सहित मोटरसाइकिल से ग्राम नेवरगांव थाना वाराणसी आए थे। 24 फरवरी 2018 के करीब 12:30 बजे ग्राम नेवरगांव से लालबोरा की ओर जब जा रहा था तभी लालबोरा की ओर से आ रहे वाहन डंपर क्रम उपेक्षा पूर्वक खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए मृतक पवन की मोटरसाइकिल को ठोस मार दिया, जिससे पवन ठाकरे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रार्थी राधेलाल पिता सोनलाल विसे निवासी नेवरगांव थाना वाराणसी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर मोटरयान अधिनियम के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया था। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र ने माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उसके बाद से उक्त प्रकरण वाराणसी न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें विद्वान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चैतन्य अनुभव चौबे ने आरोपी गुलाम पिता पीर खां उम्र 28 वर्ष निवासी सिंगोड़ी थाना केवलारी जिला सिवनी का अपराध सिद्ध होने पर उसे धारा 304(a) भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए 2 वर्ष का सश्रम कारावास व राशि 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 3 माह का अभियुक्त को सश्रम कारावास भुगतने के भी आदेश पारित किए गए हैं।